हेलो गाइस, वेलकम टू श्रेरी कोचिंग सेंटर। स्वागत है आप सभी का श्रेरी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं फिजिक्स में जो अनसॉल्व चल रही थी क्लास 10 में। तो इसमें अनसॉल्व हम लोग 2012 का सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए इसमें हम लोग सेट नंबर 3 तक पहुंच गए हैं। सेट नंबर तीसरा में स्टार्ट करते हैं। देखिए, पेपर के बारे में बता दें आपको, तो पहले के 4 क्वेश्चन आएंगे जो कि एक नंबर के होंगे। उसके बाद जो दूसरे के होंगे वो 3 क्वेश्चन होंगे, वो 2 नंबर के होंगे। और उसके बाद के दोनों तीसरे के 2 4 नंबर के होंगे। और जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो 7 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से 25 नंबर की फिजिक्स आएगी और 25 नंबर की केमिस्ट्री आएगी और 20 नंबर की बायोलॉजी आएगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले का निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा बनता है? तो जो हमारा अवतल लेंस होता है, तो अवतल लेंस के द्वारा कोई भी वस्तु रखी जाए उसके सामने, तो हमेशा उसके द्वारा सीधा प्रतिबिंब बनेगा और आभासी भी बनेगा और वस्तु से छोटा भी बनेगा। अगला क्वेश्चन, संयुग्मी फोकस संभव है? संयुग्मी फोकस संभव है केवल किसमें? अवतल दर्पण में। संयुग्मी फोकस का मतलब है कि एक या एक से अधिक फोकस करना, उसको संयुग्मी फोकस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। दूसरा विमात्रक इसका होता है, फॉर्मूला क्या होता है? R/V/I, ओम का नियम, और वोल्ट प्रति एम्पियर। तो ये भी इसका मात्रक हो सकता है। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा तुल्य है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो ये होता है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो देखो, फोकस दूरी F बराबर क्या होता है? फॉर्मूला 100/P। तो 100/2, 2 से 100 काट दें तो कितना आएगा? 50। तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सड़कों के ऊपर जो लैंप लगे होते हैं, जो लाइट लगी होती है, उसके लिए हमें अवतल दर्पण जो उसमें लगा होता है प्रयोग किया जाता है। देखो, अवतल दर्पण, अब आप कहेंगे अवतल दर्पण, जैसे कि लाइट ये इस तरह से होती है, इसमें यहाँ पर ये लगा है बल्ब, तो जो ये वाला हिस्सा है, ये इतना, इसमें अवतल दर्पण होता है। बाकी इसके आगे अगर लाइट बंद है तो वो उत्तल लेंस होता है। तो इस तरह से ये इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी तार में 2 एम्पियर की धारा है और तार में होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा? इट मीन्स Q बराबर IT। तो I कितनी है? 2 एम्पियर। टाइम 20 मिनट है और 20 मिनट को हमें सेकंड में लिखना होता है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 का गुणा और हो जाएगा। तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 2 जीरो आ जाएंगे। तो 2400 कूलम, 2400 कूलम का आवेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है और इसकी शर्तें क्या है? देखो, अपवर्तन में हमने पढ़ाया था कि जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब अगर प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है तो वह अभिलंब से दूर हटती है, और अगर वही प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। मान लिया हमने ये एक सघन माध्यम है जिसको हमने कांच नाम दिया है, और इधर एक विरल माध्यम है जिसको हमने वायु नाम दिया है। अब प्रकाश की किरण को हम यहाँ से अगर आपतित करवाएं तो यहाँ प्रकाश की किरण पड़ेगी और ये सघन है और सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी। इसका मतलब प्रकाश की किरण कुछ इस तरह से जाएगी। तो थोड़ी सी प्रकाश की किरण को हम इस तरह और आपतित करवा दें तो ये बिल्कुल ऐसे आ जाएगी। इसका मतलब अगर हमने थोड़ा सा और इसको इधर कर दिया, नीचे की तरफ कोण कर दिया, तो प्रकाश की किरण जो जा रही थी विरल माध्यम में, अब वो विरल में बिल्कुल नहीं जाएगी, अब वो किस में आ जाएगी? सघन में आ जाएगी। तो देखो, यहाँ पर जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है उसमें प्रकाश का होना चाहिए था अपवर्तन, लेकिन अपवर्तन न होने की बजाय हो जाता है क्या? परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहेंगे? इसकी परिभाषा क्या होती है? जब प्रकाश की किरण
विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतित करवाई जाए तो वह विरल माध्यम में बिल्कुल न जाए, बल्कि उसका संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही रह जाए। यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। और इसमें होता क्या है कि शर्तें भी पूछी गई हैं। तो शर्तें इसकी दो होती हैं कि एक तो होती है कि प्रकाश सघन से विरल में ही जाना चाहिए, विरल से सघन में जाएगा तो ये नहीं होगा। प्रकाश नंबर 1 में लिखेंगे, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जाना चाहिए। और नंबर 2, आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। तो इस तरह से इसकी ये दो शर्तें होती हैं। अगला क्वेश्चन, एक बल्ब पर 250 वोल्ट और 250 वाट लिखा है, तो इसमें हमें निकालना है धारा और प्रतिरोध। तो देखो V की वैल्यू दी है हमें कितनी, 250 वोल्ट, और पावर दी गई है 250 वाट। धारा निकालनी है तो P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, VI। तो I बराबर क्या हो जाएगा, P बटे V। तो क्या आएगा, 250 बटे 250 काट दें तो कितना आएगा, I बराबर 1 एम्पियर। अब प्रतिरोध निकालना है तो R बराबर V बटे I। तो V कितना है 250, I कितना है 1, तो प्रतिरोध कितना आ जाएगा 250 ओम। अगला क्वेश्चन, यदि 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो इस संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र स्थापित कीजिए। ये प्रूविंग है। 3 प्रतिरोध हैं, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ते समय हमें पता है कि उसमें क्या समान रहेगा, तीनों में विभवांतर का मान समान रहता है, धारा का मान समान रहता है, विभवांतर का मान समान रहता है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान रहेगा, और जो ये श्रेणी क्रम होता है इसमें धारा का मान समान रहता है। तो चलिए देखते हैं। हमने चित्र बना लिया एक, और मान लिया कि इसमें 3 प्रतिरोध हैं, जिसका कि नाम है, इसका R1 है, इसका R2 है और इसका R3 है। ये V वोल्ट की बैटरी है और इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। देखो यहाँ पर I धारा तीनों में जा रही है, और इसके लिए जो वोल्टेज हो गया वो हो गया हमारा V1, इसके लिए हो गया V2, इसके लिए हो गया V3। देखो इसमें क्या लिखेंगे कि दिए गए चित्र में 3 प्रतिरोध R1 व R2 और R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, क्योंकि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा गया है, अतः दिया गया क्रम श्रेणी क्रम होगा। अब चूंकि इसमें जो पहला प्रतिरोध है R1, इसके कारण इस पर धारा जो जाएगी वो I जाएगी, और V2 पर भी धारा क्या जाएगी, I जाएगी, और इस पर भी क्या जाएगी, I जाएगी। तो अगर हम पहले प्रतिरोध पर विभवांतर निकालें ओम के नियम से, ओम के नियम का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर IR। तो V1 बराबर क्या आएगा, IR1, और इसी तरह से दूसरे वाले के लिए निकालें तो क्या आएगा, V2 बराबर IR2, तीसरे के लिए V3 बराबर IR3। तो देखो अगर हम टोटल विभव निकालें तो V बराबर आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। V बराबर क्या होता है, IR। तो V1 क्या हो जाएगा, IR1, V2 क्या हो जाएगा, IR2, V3 क्या हो जाएगा, IR3। तो IR इक्वल टू, देखो तीनों में कॉमन क्या मिला हमें, I कॉमन मिला, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I से I कैंसिल, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या आता है कि R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसमें 3 प्रतिरोध हैं, अगर 3 से ज़्यादा भी जुड़े होते तो भी इसमें साथ में क्या आ जाता, R4 आ जाता। तो जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध होते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से इसमें सॉल्व हो गया। इसके आपको 7 मार्क्स दिए जाएंगे, इतना यदि आप कर लेते हैं तो चलिए 2012 का सेट नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।